Good evening everyone. Myself Vedank Upadhyay and today's our topic of discussion is वैक्सीन। आज हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन क्या होती हैं, उन्हें किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और उन्हें लगाने का क्या स्केड्यूल होता है, जिसे हम इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल भी बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैक्सीन्स होती क्या हैं, थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो वैक्सीन्स एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। ओके, सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। किसके अगेंस्ट? यानी मतलब किस डिजीज के अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। ओके, वैक्सीन लास्ट वीडियो में हमने देखा था वैक्सीन्स ट्रिपल ए टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। अब ट्रिपल ए टाइप की इम्यूनिटी कौन कौन सी है? एक्टिव, आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड क्यों? क्योंकि वो इननेट नहीं होती, यानी कि हम इनहेरिटेड नहीं करते उसको, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं आती है। ठीक है। दूसरी आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसा एजेंट डाला जाता है जो कि हमारी बॉडी का नहीं होता है, यानी आउटसाइड फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी के बाहर से वो आता है। और एक्टिव क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने में। तो ये हो गया वैक्सीन का एक ओवरव्यू। अब चलिए आगे बात करते हैं। वैक्सीन्स, जनरली ऑल वैक्सीन्स आर काउंट अंडर आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, पहली वैक्सीन डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए। ओके, अब वैक्सीन्स होती क्या हैं? तो दीज आर इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंसेस। अच्छा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, विच आर डिजाइन टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट गिवन डिजीज। वैक्सीन है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन है तो वो केवल और केवल पोलियो के अगेंस्ट ही वैक्सीन एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी, और मतलब कि स्पेसिफिक होती हैं वैक्सीन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ओके, टाइप्स कितने टाइप्स की होती हैं? तो 4 टाइप्स की होती हैं: लाइव एटेन्यूएटेड, किल्ड वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन और टॉक्सॉइड। इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो वैक्सीन है, ये वाला जो इसका टाइप है वो कुछ क्या डिनोट कर रहा है। तो लाइव का मतलब कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स है वो लिविंग होगा। किल्ड वाले में उसको मार दिया जाएगा। टॉक्सॉइड अलग होगा और कॉम्बाइंड मतलब 4-5 को जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, तो देखते हैं क्या क्या होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू इंड्यूस डिजीज दैट कैन शो माइल्ड सिम्टम। ओके, दीज आर सस्पेंशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद रिड्यूस वायरुलेंसी। ये कहना क्या चाह रहा है? देखो, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स वो वैक्सीन्स होती हैं जिसमें जो माइक्रोब्स है उसको लाइव फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है। अब यदि हमने लिविंग फॉर्म में एडमिनिस्टर कर दिया तो वो तो डिजीज कॉज कर देगा, लेकिन क्या करते हैं हम उसकी वायरुलेंसी यानी एबिलिटी टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन और डिजीज, उसको हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वायरुलेंसी क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिजीज प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को हम वायरुलेंसी कहते हैं। यदि हमने उसको कम कर दिया तो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन हमने कम ही किया है तो वो सिम्टम्स तो प्रोड्यूस कर सकता है ना, तो वो थोड़े बहुत सिम्टम प्रोड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और एंटीबॉडी बना लेगा। अब एंटीबॉडी बना लेगा, साथ ही साथ टी सेल, जो टी लिम्फोसाइट होती हैं उसमें 4 टाइप की होती हैं, वो उसमें एक होती है टी मेमोरी सेल। तो जो ये मेमोरी सेल है ना, वो फोटो खींच लेगी उसकी कि वो जो वायरस था या जो ऑर्गेनिज्म था वो कैसे आया था। ठीक है, अब वो चाहे मरा हुआ था, वो उसको ये थोड़ी पता है कि वो लाइव है या फिर उसको थोड़ा सा हमने कम वायरुलेंसी वाला है, नहीं, उसको बस ये पता है ऑर्गेनिज्म आया था और हमने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली है, और अगली बार यही ऑर्गेनिज्म आया तो हम उसको ठोक देंगे। ठीक है, उसके पास एक इमेज बन जाती है, इसलिए हम इसको टी मेमोरी सेल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन होती हैं जो कि लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म में होती हैं। तो इसके एक ट्रिक है बॉयज क्राइम। ठीक है, बॉयज मतलब बी मतलब BCG, ओ मतलब ओरल पोलियो, वाई मतलब येलो फीवर। ठीक है, तो BOY बॉय। फिर क्राइम की C मतलब चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स और एंडेमिक टाइफाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किल्ड वैक्सीन के बारे में। अब जैसे कि उसमें लाइव फॉर्म में थी तो ये किल्ड फॉर्म में होगी, ये इनएक्टिव होती है। दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म किल्ड बाय हीट और केमिकल। अच्छा, हमने जो माइक्रोब है उसको मारा, कैसे मारा? चाकू डाल दिया या फिर गन से उड़ा दिया? नहीं, वो माइक्रोब्स है यार, उसको इतनी ज़्यादा जरूरत क्या है? उसको तो थोड़ी सी ज़्यादा हीट दे दो या फिर केमिकल डाल दो उसके अंदर। ठीक है, जिसे हम डिसइंफेक्शन करना भी बोल सकते हैं। ठीक है, दीज आर फास्टर एंड ईजियर but lesser. Kill vaccines are faster, easier and lesser effective. अच्छा, lesser effective क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जो वायरस या बैक्टीरिया जो आ रहा है वो किल्ड फॉर्म में है, तो वो इतनी अच्छी तरीके से साइन सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगा, और यदि इतनी अच्छी तरीके से सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा? उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम इतना
अच्छी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो पोलियो वैक्सीन, पोलियो कौन सी, इंजेक्टेबल। और यदि ओरल पोलियो की बात करें तो ओरल पोलियो क्या होती है, ओरल पोलियो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में आती है। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन हो गई, हेपेटाइटिस ए हो गया, रुबेला हो गया, सॉरी रेबीज हो गया और क्लोरेला हो गया। ठीक है, CRPHD इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सॉइड के बारे में। टॉक्सॉइड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होती है? देखो, हम अभी आगे जब चैप्टर को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के पास दो टाइप के टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एंडोटॉक्सिन, एक होता है एंडोटॉक्सिन और एक होता है एक्सोटॉक्सिन। अच्छा, यदि हमने उसमें से एक्सोटॉक्सिन का यूज करते हैं वैक्सीन बनाने में तो उसे हम टॉक्सॉइड वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ है। दीज आर एक्सोटॉक्सिन फ्रॉम सर्टेन ऑर्गेनिज्म, और मोस्टली कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, विच हैव ट्रीटेड टू रिमूव देयर टॉक्सिसिटी बट रिमेन देयर एंटीजेनिसिटी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है उसमें क्या होता है, उसमें एंटीजेनिसिटी होती है, टॉक्सिसिटी नहीं होती है, टेरेटोजेनिसिटी नहीं होती है। तो एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि टॉक्सॉइड वैक्सीन कंटेन एंटीजेनिसिटी, टॉक्सिसिटी, टेट्रोजेनिसिटी और नन ऑफ द अबव। तो उसका आंसर क्या जाएगा, एंटीजेनिसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल देखे जाए तो डिप्थीरिया टॉक्साइड और टिटनस टॉक्साइड, जिसमें हम टीटी का इंजेक्शन तो लगवाते रहते हैं, चोट लगती रहती है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबाइन वैक्सीन के बारे में। कंबाइन वैक्सीन, दो वैक्सीन एक साथ आ जाए उसे हम कंबाइन वैक्सीन बोलते हैं, जैसे कि MMR, मीजल्स, मम्स और रूबेला, DPT, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। ठीक है, अभी हमने देख लिए थे इसके टाइप्स। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। पजेस लाइव, अच्छा लाइव और किल्ड वैक्सीन। पजेस लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा और इसमें किल्ड ऑर्गेनिज्म होगा। ये रेप्लिकेट करेगा क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। इट रिक्वायर सिंगल इम्यूनेशन एंड इट रिक्वायर रिपीटेड बूस्टर डोज टू अचीव प्रोटेक्टिव इम्यून स्टेटस। अच्छा, क्योंकि इसको सिंगल क्यों चाहिए होगा, सिंगल इम्यूनाइजेशन, क्योंकि इसमें जो T4 सेल है, जो टी मेमोरी सेल जिसे अपन बोल सकते हैं, टी मेमोरी सेल, वो क्या करेगी, उसकी फोटो खींच लेगी या फिर मेमोरी रख लेगी, जिसकी वजह से वायरस यदि रियल में भी आ गया या कोई माइक्रोब रियल में भी आ गया डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम हमारे इम्यून सिस्टम के पास इतना, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, पावर है कि वो उस वायरस को या माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन यदि किल्ड वायरस है तो उसमें हमारे पास मेमोरी नहीं होती, यानी T4 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो इसके लिए हमें रिपीटेड बूस्टर डोज की जरूरत होती है। अच्छा, इसलिए हम आगे भी ये भी देखेंगे कि जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, जबकि जो किल्ड वैक्सीन होती है वो केवल ह्यूमरल या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करवाती है, उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं होती है। ठीक है, प्रोवाइड प्रोलॉन्ग इम्यूनिटी। ओके, प्रोलॉन्ग इम्यूनिटी क्यों, क्योंकि वही T4 सेल इसमें प्रेजेंट है और इसमें T4 सेल एब्सेंट होती है। ठीक है, अब ये देखिए लाइन आई गई, पर्टिकुलर सुटेबल फॉर इंड्यूसिंग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि T4 का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें T4 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए केवल ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी ही प्रोवाइड करवाती है। कॉन्ट्राइंडिकेटरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इम्यूनोसप्रेसिव केस। ओके, जिसमें इम्यून सिस्टम सप्रेशन है या फिर प्रेगनेंसी है, उसमें हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये कि माँ को तो ना करे पर बच्चे को अफेक्ट कर दे, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसमें तो डिजीज ही कॉज कर दे। ठीक है, और ये किसी में भी दी जा सकती है, इसमें किल्ड ऑर्गेनिज्म का हमने यूज़ किया होता है, इसलिए ये इसके एग्जाम्पल हो गए जो कि हमने देख लिए। तो ये हमने वैक्सीन का एक ओवरव्यू डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड चेन के बारे में कि कोल्ड चेन क्या होता है। अभी हमने देखा वैक्सीन्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वैक्सीन्स जहाँ पे बनती है वहाँ से और जहाँ पे उसको यूज़ करना होता है, मान लीजिए यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है और यहाँ उसका यूज़ है, तो यहाँ से यहाँ तक हम उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है वहीं बुलवा लिया सबको कि आ जाओ भैया लाइन लगा के और लगवाते जाओ। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होता कि जहाँ पे बनी हुई है वहाँ से लाने के लिए हम हाथों में लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यदि हाथों में लाएंगे तो वो वैक्सीन खराब हो जाएगी ना, तो इसके लिए हम एक सिस्टम का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं कोल्ड चेन। कोल्ड चेन में होता क्या है, कोल्ड चेन में एक तरीके से सिस्टम में ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वैक्सीन को रखा जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब कि भाई कौन सी वैक्सीन है जिसे रेफ्रिजरेट करना है, कौन सी वैक्सीन है जिसे फ्रोजन फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो वो सब का ध्यान रखा जाता है कोल्ड चेन के अंदर। तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग वैक्सीन एट अ रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड चेन। देखिए, जैसे मैन्युफैक्चर, यहाँ पे वैक्सीन बनी, डिस्ट्रीब्यूटर उसने डिस्ट्रीब्यूट की, कहाँ तक, वैक्सीन डिपो तक, जिससे प्रोवाइडर ऑफिस तक गई और उसके बाद फिर हमने लगा ली वैक्सीन को। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होती है वैक्सीन। वैक्सीन
कोल्ड चेन के बेसिस पे दो टाइप की होती हैं, एक होती है रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन और एक होती है फ्रोजन वैक्सीन। रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन वो होती हैं जिन वैक्सीन का जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो +2 से +8 के बीच में होता है। और फ्रोजन वैक्सीन वो होती हैं जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर -15 डिग्री होता है, यानी उनको उनकी पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए -15 डिग्री टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं फ्रोजन वैक्सीन। और जिन्हें 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उन्हें हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन भी देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है। टू मेंटेन सप्लाई ऑफ वैक्सीन, कीप वैक्सीन एट लो टेम्परेचर, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द वैक्सीन एंड टू मेंटेन द पोटेंसी ऑफ वैक्सीन, ठीक है, पोटेंसी को उसको मेंटेन करने के लिए। और क्या क्या है कि वैक्सीन आर वेरी एक्सपेंसिव एंड कैन बी शॉर्ट सप्लाई। ओके, यदि वैक्सीन ख़राब हो गई ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ी की वजह से तो वो शॉर्ट सप्लाई हो सकती हैं और वो काफ़ी महंगी बनती है, ठीक है। तो क्या होगा, इकोनॉमिक बर्डन भी कम होगा इसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड चेन की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो भी कम होता है और जो वैक्सीन का लॉस है वो भी कम होता है, ठीक है। लॉस ऑफ वैक्सीन में इंटरप्ट और कैंसलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि यदि मान लो कोल्ड चेन नहीं होती और वैक्सीन ख़राब हो गई तो जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है वो ख़राब हो जाता और जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता, ठीक है। वैक्सीन आर सेंसिटिव बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच में बी लेस इफेक्टिव एंड डिस्ट्रॉय ऑन एक्सपोजर ऑफ टेम्परेचर। अब ये क्या है, देखो यार, वैक्सीन के अंदर होता क्या है, वैक्सीन के अंदर होते हैं माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है या फिर एंजाइम होते हैं। अब ये दोनों ही क्या होते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो एंजाइम हो, ठीक है, थर्मोलेबाइल होते हैं। इसका मतलब ज़्यादा टेम्परेचर मिलते ही वो खराब हो जाते हैं, यानी उनका डीनेचुरेशन हो जाता है। और यदि इनका डीनेचुरेशन हो गया तो वैक्सीन हो गई खराब, तो इसीलिए हम कोल्ड चेन का यूज़ करते हैं। कोल्ड चेन मैनेजमेंट, इसमें दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है मैनेजिंग इक्विपमेंट्स और मैनेजिंग पीपल, ठीक है, इस तरह से इनका मैनेजमेंट किया जाता है। फिर रिकमेंडेशन फॉर कोल्ड चेन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कोल्ड चेन में, वो होती है कि कौन कौन सी वैक्सीन है जिन्हें रेफ्रिजरेट करना है और कौन कौन सी वैक्सीन है जिन्हें और जो वैक्सीन है उसको हमें किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। वैक्सीन शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर मॉनिटर कंटेनर और इन इंसुलेटेड कंटेनर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वैक्सीन। अच्छा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें बस इतना सा बता रखा है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हमें ये देखना है कि जो वैक्सीन है वो अच्छी तरीके से रेफ्रिजरेटेड है या नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कहीं रेफ्रिजरेटर ही खराब हुआ, आपका चूहा काट गया वायर को, ठीक है। इसलिए दूसरा होता है वैक्सीन इन रेफ्रिजरेटर। अब हमने ट्रांसपोर्ट करके ले तो आए कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई थी वैक्सीन और यहाँ पे हमें उसका यूज़ करना था। अब यहाँ से यहाँ तक हमने उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे मान लो फ्रिज में रखी हुई है वैक्सीन और उसको हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया उसका, मतलब सॉरी टेम्परेचर उसका कम कर दिया, माइनस में पहुंचा दिया, तो वो वैक्सीन हो जाएगी ख़राब, क्योंकि उसको टेम्परेचर तो +2 से +8 के बीच में चाहिए ना। अब मान लो हमने उसका टेम्परेचर ही -30 तक पहुंचा दिया तो वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना होता है, मॉनिटर ट्वाइस इन अ डे, यानी दिन में 2 बार जो फ्रिज है उसका टेम्परेचर को चेक करना होता है। अब कौन सी वैक्सीन कहाँ रखनी है ये भी देख लीजिए। पोलियो वैक्सीन, मम्स की वैक्सीन और BCG वैक्सीन, ये तीनों डीप रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है, जबकि जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है उसमें DPT डिप्थीरिया परट्यूसिस और टिटनस और टाइफॉइड को रखा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक कोल्ड चेन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, ठीक है। अब नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल बनाया किस बेसिस पे जाता है, तो वो 3 बेसिस पे बनाया जाता है कि कम्युनिटी की नीड क्या क्या है, वो इफेक्टिव है या नहीं है, या फिर एक्सेप्टेबल है या नहीं है कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। अब देखो ये इतना सारा लिख रखा है ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं कि एक चार्ट ये रहा। देखो क्या हुआ, WHO ने जब देखा कि बहुत सारी डिजीज़ फैल चुकी हैं जिसकी वजह से जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है, तो क्या किया उसने 1974 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा GIP या फिर EPI, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या फिर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। अब उन्होंने क्या किया, इस प्रोग्राम के अंडर में 6 किलर डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की। अब कौन कौन सी वैक्सीन थी वो, कौन कौन सी डिजीज़ थी वो, MTP, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, TB जिसे अपन बोलते हैं, और पोलियो, ठीक है। और दूसरी थी DPT, डी मतलब डिप्थीरिया परट्यूसिस और टिटनस, ठीक है। ये 6 डिजीज थी जिनके अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की गई। कौन से प्रोग्राम के अंडर में, GIP के अंडर में। और कब लॉन्च किया, 1974 में। इंडिया ने इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया या अडॉप्ट किया 1978 में और एज इट इज़ अडॉप्ट किया सेम, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि एक गली में बच्चे खेल रहे हैं 4-5, ठीक है, और एक नया बच्चा आ जाता है, वो कहता है, तो फिर हमको क्या करना होता है, थोड़ा बहुत रूल चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बस वही है कि एक नया बच्चा यूनिसेफ आया, अब उसने कहा यार EPI या GIP नाम तो बेकार सा लग रहा है, नाम चेंज कर देते हैं, UCI, यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। अब एक और तो अब क्या हुआ,
अब जब इन्होंने नाम चेंज किया तो केवल नाम चेंज नहीं किया इन्होंने जो पहले 6 किलर डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही थी उसकी जगह अब यूसीआई यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन में 12 किलर डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही थी। अब इंडिया ने जो ये यूसीआई है इसको अडॉप्ट किया कब 1985 में, लेकिन एज अ यूसीआई अडॉप्ट नहीं किया। अब इसका नाम इंडिया ने भी चेंज कर दिया और रखा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया था कि 12 किलर डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही थी, तो कौन कौन सी थी वो? अब वो 12 थी, उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया। एक तो थी 9 तो नेशनली लगाई जा रही थी और 3 सब नेशनली। सब नेशनली का मतलब है कुछ स्टेट में, ऐसा नहीं है कि पूरे स्टेट में लगाई जाए, नहीं, कुछ स्पेसिफिक स्टेट थे जैसे कि झारखंड हो गया, ठीक है, इनमें ही लगाई जा रही थी। अब ऐसा क्यों? अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कम्युनिटी की नीड के बेसिस पे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल को तैयार किया जाता है। तो जब राजस्थान में जैपनीज एंसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है उसकी जरूरत ही नहीं है तो क्यों लगानी पड़ी, है ना, इसलिए। ठीक है, अब जो ये 9 वैक्सीन थी, सॉरी जो ये 9 डिजीज थी वो कौन कौन सी थी? डीपीटी पुरानी वाली, डिप्थीरिया परtussis टिटनेस। एमटीपी वही पुरानी वाली, कौन कौन सी थी? मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो। ठीक है, और लास्ट वाली जो नई आई HMR, एच मतलब हेपेटाइटिस बी, एम मतलब मेनिंजाइटिस और आर मतलब रूबेला। ठीक है, और JPR की फुल फॉर्म क्या है? जे मतलब जैपनीज एंसेफेलाइटिस, पी मतलब न्यूमोकोकल वैक्सीन और न्यूमोकोकल निमोनी, और आर मतलब हो गया रोटा वायरल डायरिया। ठीक है, अब बाद में जब मोदी जी की सरकार आई है ना दिसंबर 2014 में, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक नया लॉन्च करते हैं हम प्रोग्राम जिसका नाम है क्या नाम है? मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, अब मिशन इंद्रधनुष, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं तो इसमें भी 7 डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की गई। कौन कौन सी? DPT डिप्थीरिया परtussis टेटनस, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो, और HB मतलब हेपेटाइटिस बी। ठीक है, बस यही लिखा हुआ है उसमें, एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या हुआ। देखो, WHO ने लॉन्च किया GIP ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974 में। उसमें उसने क्या कहा? 6 किलर डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की गई। ठीक है, GIP का ही दूसरा नाम EPI रखा गया। ठीक है, इंडिया ने EPI को लॉन्च किया 1978 में। अब एक नया बच्चा आया जिसका नाम था यूनिसेफ ने EPI का नाम रख दिया UCI यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। अब इंडिया ने कहा कि नहीं, वो नाम चेंज कर सकते तो हम क्यों नहीं, हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी नाम चेंज कर देंगे। UCI का नाम रख दिया UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और अडॉप्ट कर लिया 1985 में। अब इसके अंडर में टोटल 12 डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही थी। 9 नेशनली थी और 3 सब नेशनली। डिप्थीरिया परtussis और टिटनेस DPT, मीजल्स, TB और पोलियो MTP, और रूबेला मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये हो गई 9 नेशनल वैक्सीन। और जो 3 सब नेशनल डिजीज के अगेंस्ट जो डिजीज थी उनके अगेंस्ट वैक्सीन थी वो कौन कौन सी थी भाई? रोटा वायरस डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनी, जैपनीज एंसेफेलाइटिस। ठीक है, अब एक बच्चा है, यदि उसने ये सारी 12 वैक्सीन या 9 वैक्सीन मिनिमम, मान लो वो राजस्थान में रह रहा है तो 9 वैक्सीन यदि उसने 1 साल में लगवा ली तो डन है भाई, उसको बोलेंगे फुली इम्यूनाइज है। और यही बच्चा झारखंड में रह रहा है तो 12 जो वैक्सीन है वो 1 साल के अंदर लगवा ली तो उसको फुली इम्यूनाइज बोला जाएगा। आई चाइल्ड इज सेड टू बी फुली इम्यूनाइज इफ ही और शी टुक ऑल वैक्सीन इन 1 ईयर। ठीक है, अब इसको जो ये था ना कि यार बर्डन, 12 वैक्सीन 1 साल में कैसे लगवाएगा बच्चा, हर महीने वैक्सीन, दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक मिशन चलाया जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। उसके अकॉर्डिंग 7 किलर डिजीज MTP, DPT और HB यानी हेपेटाइटिस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, मिशन इंद्रधनुष करके एक मिशन चलाया जो कि उन्होंने कब लॉन्च किया था? दिसंबर 2014 में। अब इसका एम क्या था? इम्यूनाइजेशन को बढ़ाना। इम्यूनाइजेशन का कवरेज है वो बच्चों में 90% तक बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे? देखो, 12 वैक्सीन 1 साल में बच्चा लगवाए या 9 लगवाए, ठीक है, उससे अच्छा है कि 7 वैक्सीन लगवा ले। ठीक है, ये 12 लगवाना और 9 लगवाना तो मुश्किल है ना, 7 वैक्सीन लगवाना तो सिंपल है। ठीक है, अब मिशन इंद्रधनुष में 7 वैक्सीन लगी तो इसका नाम मिशन इंद्रधनुष ही क्यों रखा गया? क्योंकि देखो, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, और हम जो वैक्सीन लगवा रहे थे उसमें भी 7 ही वैक्सीन थी। कौन कौन सी? DPT डिप्थीरिया परtussis टिटनेस, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो, और साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो ये 7 किलर डिजीज थी जिनके अगेंस्ट वैक्सीन लग रही थी। किसमें? मिशन इंद्रधनुष में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में लॉन्च किया था, दिसंबर 2014। अब हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल के बारे में। ठीक है, अब देखो, ये पूरा इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, क्या इसका तरीका है, उसको हम जरा देख लेते हैं। चलो देखो, इसको हम 3-3 के पैटर्न में याद करेंगे। सबसे पहले हम बर्थ वाला याद कर लेते हैं, वो अलग है। BCG
OPV और हेपेटाइटिस बी, ठीक है, याद हो जाएगी। BCG कैसे लगती है, इंट्राडर्मली लगती है। ओरल पोलियो वैक्सीन ओरल ली जाती है, और हेपेटाइटिस बी ये तीनों की बर्थ डोज लगती है, ठीक है, ये तो याद हो गया हमको। अब हम बात करते हैं वीक्स के बारे में, 6 वीक, 10 वीक और 14, 6, 10 और 14, चार चार का डिफरेंस, 6, 10 और 14, तीनों क्या है, वीक्स है, ठीक है। इसमें क्या लग रही है, OPV 1, 2, 3, ठीक है, पेंटावायरल 1, 2, 3, ओके, रोटावायरल 1, 2, 3, ओके। और अब जो दो वैक्सीन है, जैसे कि FIPV1 और FIPV2, ठीक है, एक सेकेंड, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, यस, FIPV1 और FIPV2, और दूसरा PCV1 और PCV2, ये कब लग रही थी, 6 वीक और 14 वीक में, ठीक है। तो 6, 10 और 14, इन तीनों में तीन तीन वैक्सीन लग रही थी, OPV 1, 2, 3, ठीक है, पेंटावालेंट 1, 2, 3 और रोटावायरल 1, 2, 3। 6 वीक और 10 वीक में FIPV1 और FIPV, ओके वेट, यहाँ पे FIPV2 है, ये शायद थोड़ा गलत लिख दिया, FIPV2 तो कब लग रही थी, 6 और 14 वीक में, और PCV1 और PCV2 कब लग रही थी, 6 और 14 वीक में रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रायड क्या है, नेक्स्ट है 9 मंथ्स, 16 टू 24 मंथ्स और 5 to 6 ईयर, ठीक है, 9 मंथ्स और 16 to 24 मंथ्स, ये दो याद करो, ठीक है, MMR1, MMR2, ओके। जैपनीज एंसेफेलाइटिस 1, जैपनीज एंसेफेलाइटिस 2। अब PCV 1 लग गई थी, 2 लग गई थी, अब उसका क्या लगेगा, बूस्टर डोज लगेगा, तो PCV बूस्टर डोज, ठीक है। नेक्स्ट, अब ओरल पोलियो वैक्सीन 1, 2, 3 इधर लग गई, अब इसमें नहीं लगी तो बूस्टर डोज लगेगी यहाँ पे, किसमें, 16 to 24 मंथ्स में, ये तो वीक्स है और ये है मंथ्स, ठीक है। अब DPT फर्स्ट बूस्टर डोज कब लगेगी, 16 to 24 मंथ्स में, और DPT सेकंड बूस्टर डोज कब लगेगी, 5 to 6 ईयर में। अब DPT की तो डोज ही नहीं लगी, कैसे नहीं लगी भाई, पेंटावेलेंट वैक्सीन है, इसमें कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं, तो पेंटावेलेंट वैक्सीन, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसके अंदर आती है DPT, डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस वाली वैक्सीन, और साथ ही साथ HIV और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। एक तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है, और HIV यानी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी, इसकी वैक्सीन लगती है। तो एक दो, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वैक्सीन मिला के पेंटावेलेंट वैक्सीन होगी। कौन कौन सी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अब इन तीनों की क्या लगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज लगी, तो उसके बाद फिर बूस्टर डोज लगेगी फर्स्ट और बूस्टर डोज सेकंड, तो ये हो गया चाइल्ड का इम्यूनाइजेशन। अब 10 to 16 ईयर्स, ठीक है, 10 to 16 ईयर्स, यहाँ पे क्या होता है, एडल्ट डिप्थीरिया की डोज लगती है। प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाए तो इसकी 3 डोज लगती हैं, D1, D2 और बूस्टर डोज, ठीक है। कब लगती है, अर्ली प्रेगनेंसी में, 4 वीक बाद में, और ये कब लगती है, 3 साल के बाद में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा ओके, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद अस, थैंक यू।